डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सिस इंस्टीट्यूट। क्लास 11 की मैथमेटिक्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कोनिक सेक्शन पढ़ना, राइट। कोनिक सेक्शन में जो सबसे पहला पार्ट था, हम लोग बेसिकली कोनिक सेक्शन से अवेयर हो चुके थे कि व्हाई दिस पर्टिकुलर सेक्शन या व्हाई सम चैप्टर्स कम अंडर दिस सेक्शन, कोनिक सेक्शन। तो वहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे। उसके बाद हमें पता चला था कि कोनिक सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। कोनिक सेक्शन में हमें पढ़ना है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। इतनी चीजें हम लोगों को कोनिक सेक्शन के अंदर पढ़नी थी, जिसमें से हम लोगों का सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग पहले सर्कल चैप्टर को कंप्लीट कीजिए बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर। वहाँ पर बेसिकली थोड़ी सी चीजें नई यूज होती हैं। अलॉन्ग विद दैट हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोनिक सेक्शन का सेकंड टॉपिक विच इज पैराबोला। उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिकैप कि कोनिक सेक्शन होता क्या है। तो व्हाई दिस सेक्शन इज नोन एज कोनिक सेक्शन बिकॉज हमारे पास क्या होता है, कोन होती है। कोन से एक जनरेटर पास होता है। कोन से एक जनरेटर पास होता है एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन दी सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन मतलब हमारे पास कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कोन है ये, ठीक है, तो कोन का सेमी वर्टिकल एंगल होगा अल्फा। अब इसी कोन में से हमारा एक प्लेन पास करेगा, और जो प्लेन की एक्सिस होगी वो इस एक्सिस के साथ, मतलब एक्सिस ऑफ कोन के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे बीटा। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा हम लोग क्या करेंगे, जितना भी सेक्शन कट के प्लेन के ऊपर कोन का जितना भी सेक्शन कट के आएगा वो डिपेंड करेगा कि वो किस शेप का आ रहा है। वो डिपेंड करता है रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन है उसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि कोन का कौन सा सेक्शन कट के हमारे प्लेन के ऊपर आ रहा है। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड दैट्स व्हाई ऑल दीस सेक्शंस सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला कम्स अंडर कोनिक सेक्शन। इन चार के अलावा एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आता है हमारा कोनिक सेक्शन के अंदर। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग उसको भी आपका कवर करा सकें। सबसे पहले कि कोनिक सेक्शन में जैसा कि हमने बोला कि डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा हम लोग कोन के सारे सेक्शंस बनाते हैं। इफ द प्लेन, जो प्लेन हमारा कोन से पास करता है, इट इज पैरेलल टू द जनरेटर। इफ द कोन इज पैरेलल टू प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर। बात आती है जनरेटर क्या है। तो जनरेटर अगर आपको याद हो तो एक फिक्स लाइन रहती है। जो एक्सिस ऑफ कोन है हमारी उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स लाइन, ठीक है। एक फिक्स लाइन है, उस फिक्स लाइन से एक अल्फा एंगल बनाते हुए एक जनरेटर है। ये जो येलो वाली लाइन है ये जनरेटर है और यही जनरेटर क्या होता है, ऐसे करके रोटेट करता है अबाउट द फिक्स लाइन मेकिंग दिस कांस्टेंट एंगल अल्फा। तो जब ये जनरेटर रोटेट करता है तो वहां पे दो कोण बनती है, ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले को बोलते हैं अपर नाप और लोअर नाप, नीचे वाले को बोलते हैं। तो ये जो येलो वाली लाइन है ना, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है जनरेटर। अगर जो हमारा प्लेन कोन से पास कर रहा है इट इज पैरेलल टू द जनरेटर। अगर कोन के पैरेलल है, सॉरी जनरेटर के पैरेलल हमारा प्लेन पास कर रहा है तो वहां से जो कोन का सेक्शन कट के निकलता है वो क्या निकलता है, वो निकलता है हमारा पैराबोला। मतलब कुल मिलाकर कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये निकला कि अगर हमारा जो कोन बनाते समय हमने जनरेटर लिया है एंड द प्लेन पासिंग थ्रू द कोन इज आर पैरेलल, प्लेन पासिंग थ्रू द कोन इज पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ द कोन, तो वहां से जो कोन का सेक्शन कट के निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पैराबोला। ठीक है भाई, पैराबोला बन गया। कोनिक सेक्शन से हम लोग पहले देख चुके। देखिए ऐसा ही कुछ होता है हमारे पास कि ये हमारी फिक्स एक्सिस है और ये देखिए ये जो मूव कर रहा है ना यही हमारा जनरेटर है। तो अगर हमारा जो प्लेन पास कर रहा है इट इज पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ द कोन। अगर ये जनरेटर ऑफ द कोन के पैरेलल हो जाता है तो वहां से जो कोन का सेक्शन कट के निकलेगा उसको बोलेंगे कोनिक सेक्शन का पैराबोला। तो कुल मिलाकर कोनिक सेक्शन हमारा सेम चीज जो डेफिनेशन में लिखी है, जो मैंने हिंदी में बोला कि कोनिक सेक्शन और कोनिक इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट P सच दैट उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, उसका एक फिक्स पॉइंट S से डिस्टेंस always bears a constant ratio to the distance from the line। उस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उस पर्टिकुलर मूविंग पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। रेशियो कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ
कि वहाँ पे ये एंगल, ये जो एंगल बनता है अल्फा, वो कांस्टेंट होगा। और जाहिर सी बात है जब एक कोण बनती है तो कोण का जो सेमी वर्टिकल एंगल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया हमारा कोनिक सेक्शन। ये सारी चीजें हम लोग पहले से देख चुके हैं। अब बात आती है कोनिक सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। जैसे हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं तो उसमें सर्कल के केस में क्या क्या चीजें थी, एक कुल मिला के रेडियस था, रेडियस हम लोग डायमीटर, सर्कमफेरेंस सब कुछ निकालते हैं, तो दो चीजें वहां रहती है, रेडियस और एक सेंटर ऑफ सर्कल। अब मूविंग फॉरवर्ड या आगे हम लोग जब प्रोसीड करते हैं तो और तरह के जब कोनिक सेक्शन की चीजें देखते हैं, जैसे पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, तो वहां पे उन सारी चीजों में कुछ और पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा है वो है फोकस। फोकस क्या होता है, कोई भी कोनिक सेक्शन आपको लीजिए उठा के, उसमें अगर एक फिक्स पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस। अब इस बात को पता होना चाहिए कि फोकस की बात हो रही है तो फोकस इज जस्ट अ पॉइंट व्हिच इज फिक्स्ड, एक कांस्टेंट पॉइंट, फिक्स पॉइंट, उसको बोलते हैं फोकस। अब ये लोग पैराबोला के केस में देखिए कहां पे होता है, एलिप्स में कहां पे होता है, वो सारी चीजें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज हमारा डायरेक्ट्रिक्स। जैसे कि हमारा एक फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस, उसी तरह से हर एक कोनिक सेक्शन के लिए एक फिक्स लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक सेक्शन। द फिक्स स्ट्रेट लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक सेक्शन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, इसेंट्रिसिटी इज जस्ट अ कांस्टेंट रेशियो, इसेंट्रिसिटी इज जस्ट अ कांस्टेंट रेशियो। और वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी हमें बताती है कि हमारा जो कोनिक सेक्शन है वो क्या है। सबसे पहले तो अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन देख के हम लोग बता सकते हैं कि, लेकिन जनरली क्वेश्चन में अल्फा बीटा का यूज बहुत कम किया जाता है। तो हम लोग बेसिकली जो डिराइव करते हैं कि कोई भी कोनिक सेक्शन क्या है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है कि हाइपरबोला है, वो बताते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी होता क्या है, मतलब क्या होता है, इसका आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो इसेंट्रिसिटी it tells us that how much does a conic section deviate from being a circle, मतलब कि जो कोनिक सेक्शन था वो सर्कल बनते बनते कितना रह गया, सर्कल से कितना डेविएट हो रहा है। जैसे सर्कल है, गोल है, उसको दबा दिया जाए एलिप्स बन जाएगा, उसको तोड़ दिया जाए पैराबोला, हाइपरबोला, ऐसी चीजें बन जाएंगी। तो इसेंट्रिसिटी ठीक है, इसेंट्रिसिटी का कांस्टेंट रेशियो आएगा 1 2 3 4 1.5 कुछ भी आएगा, 0 1 एनी नंबर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हाँ रेशियो है पॉजिटिव आएगा, ये चीज याद रखिएगा। तो वहां पे क्या है कि आगे आपका इसेंट्रिसिटी, ठीक है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू देके हम बता लेंगे, बहुत आसान होता है कि पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, क्या है। लेकिन मतलब क्या होता है भैया, तो मतलब इसेंट्रिसिटी का यही होता है कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू देके हम बता सकते हैं कि हाउ मच डज दिस कोनिक सेक्शन, डज दिस गिवन कोनिक सेक्शन डेविएट फ्रॉम बीइंग अ सर्कल। तो सर्कल से कितना डेविएटेड होगा, सर्कल तो खुद ही सर्कल है ना, तो इसीलिए सर्कल के केस में और सर्कल इसेंट्रिसिटी हमारी क्या होती है 0, क्योंकि सर्कल खुद से कभी भी डेविएट नहीं करता, वो तो खुद ही सर्कल है ना। तो सर्कल फ्रॉम बीइंग अ सर्कल कितना डेविएट कर रहा है 0। इसी वजह से ये बात आप एकदम बुद्धि में रख लीजिए कि इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसी तरह से हर एक कोनिक सेक्शन की इसेंट्रिसिटी होती है जो कि एक फिक्स क्वांटिटी होगी, एक कांस्टेंट रेशियो होगा, तो इसेंट्रिसिटी हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हर के लिए क्या होती है। फोर्थ इज एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि एक आपके पास कोनिक सेक्शन होगा, उसमें एक फिक्स पॉइंट होगा फोकस और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स। तो एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द फोकस। फोकस से पास होती हुई एक लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी, उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन। तो एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस which is also perpendicular to the directrix of the conic section is known as axis of the axis of the conic section। अब हर एक conic section के सेम ही रहेगी डेफिनेशन, एलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, कुछ भी हो, एक्सिस हमेशा फोकस से पास करेगी ही करेगी और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट है हमारा वर्टेक्स, जहां पे जो हमारा कोनिक सेक्शन है और जो हमारा उसकी एक्सिस है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड कोनिक सेक्शन इज नोन एज वर्टेक्स। जिस भी पॉइंट पे हमारा जो भी कोनिक सेक्शन है वो
और एक्सिस इंटरसेक्ट करेगी, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा वर्टेक्स ऑफ द कोनिक सेक्शन। तो 5 चीजों से आप लोग अभी तक आप लोग को पता चला, 5 चीजें सॉरी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, एक्सिस एंड वर्टेक्स। ठीक है। सेंटर, सेंटर क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कोनिक सेक्शन है तो जाहिर सी बात है कोई भी शेप है उस पे सर्कमफेरेंस पे, उसकी बाउंड्री पे कोई भी 2 पॉइंट लिया और हमने जोड़ दिया, कॉर्ड बन गया। जैसे सर्कल के केस में बनता है उसी तरह से हर एक कोनिक सेक्शन के केस में बनेगा। तो द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट, द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द कोनिक सेक्शन इज नोन एज कॉर्ड। ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट होगा कोनिक सेक्शन के अंदर जो कि हर एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, जो कि हर एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो द पॉइंट व्हिच बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड ऑफ द कोनिक सेक्शन पासिंग थ्रू इट, अगर कोई भी कॉर्ड ऑफ द कोनिक सेक्शन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर ऑफ द सर्कल विल बाइसेक्ट इट फॉर श्योर। अगर कोई भी कोनिक सेक्शन है, जैसे अगर सेंटर की बात करें, सर्कल, अब तक आपने सर्कल पढ़ा है, सर्कल है, सर्कल के अंदर बहुत सारे कॉर्ड्स हैं, लेकिन ऑल द कॉर्ड्स आर नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अरे भैया जब उससे पास ही नहीं करेगा तो वो बाइसेक्ट क्या करेगा। लेकिन इफ एनी कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट विल बाइसेक्ट इट फॉर श्योर, इट विल बाइसेक्ट इट फॉर श्योर। जाहिर सी बात है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर, तो ये लॉजिक तो था ही था। लेकिन हर एक कोनिक सेक्शन के केस में एनी कॉर्ड ऑफ द कोनिक सेक्शन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कोनिक सेक्शन, then center of the conic section will bisect it for sure, just in case of circle। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इज लैटिस सेक्टर। अब हमारे पास अगर हमने बहुत सारे कॉर्ड्स बनाए, जैसे कि सर्कल के केस में हमने बहुत सारे कॉर्ड्स बनाए थे, ये सारे सर्कल के केस में कॉर्ड्स है, बिल्कुल है। ठीक है। तो लैटिस सेक्टर क्या होता है, लैटिस सेक्टर इज आल्सो अ कॉर्ड जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करेगा कि the chord of the circle, sorry, the chord of the conic section that passes through the focus, it should pass through the focus and must be perpendicular to the axis of the conic section। conic section की axis के perpendicular और focus से पास होने वाली जो भी chord होगी उसको क्या बोलेंगे, latus sector chord। तो बहुत सारी होगी, लेकिन ऐसी chord जो कि axis से perpendicular भी हो और focus से पास कर रही हो उसको बोला जाता है latus sector। तो ये सारी जो टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा फोकस, फिक्स पॉइंट होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा डायरेक्ट्रिक्स जो कि क्या होता है, फेज लाइन होता है, फिर हम लोगों ने देखा इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इज द कांस्टेंट रेशियो जिसकी हेल्प से हम लोग बताते हैं क्या कि वेदर दिस कोनिक सेक्शन इज पैराबोला, सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, वर्टेक्स, फिर हम लोगों ने देखा एक्सिस, उसके बाद हम लोगों ने देखा सेंटर, सेंटर के बाद हम लोगों ने लास्ट देखा लैटिस सेक्टर, और बीच में ही हम लोगों ने कॉर्ड डिस्कस कर लिया था। कॉर्ड आप लोगों को पता है बिकॉज आप लोगों ने सर्कल चैप्टर पढ़ा। तो इन सारे टर्म्स, ये जो 7 टर्म्स हैं, ये 7 टर्म्स हर एक कोनिक सेक्शन में पढ़ना है। हर एक कोनिक सेक्शन में 7 टर्म का मतलब अलग अलग होगा, भले ही 7 चीजों की पोजीशन इधर उधर चेंज हो जाए। ये हो गए हमारे जनरल टर्म्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखें कि आपने मैम ने तो बोला था कि इसेंट्रिसिटी की बेसिस पर लोग बता देते हैं, इसेंट्रिसिटी 0 हो गया तो सर्कल हो गया। ठीक है। तो अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस दैन 1 होती है, लेस दैन 1 में नेगेटिव मत काउंट कीजिएगा, बिटवीन 0 एंड 1, लेस दैन 1 होती है तो जो कोनिक बनेगा जो आपका एलिप्स बनेगा। इफ इट इज इक्वल टू 1 तो कोनिक जो बनेगा वो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। इफ इट इज ग्रेटर दैन 1 तो जो कोनिक बनेगा वो क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। एंड इफ इट इज इक्वल टू 0 तो जो कोनिक बनेगा वो सर्कल बनेगा। और ये चीज हम लोगों ने पहले ही देखी थी। तो ये 4 चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए कि अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 है तो इट इज अ सर्कल, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है तो इट इज अ पैराबोला, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस दैन 1 है तो इट इज व्हाट, एलिप्स, ग्रेटर दैन 1 है तो हाइपरबोला। ठीक है, ये भी याद कर लिया जाएगा। अब बात ये आती है कि इसेंट्रिसिटी से निकालेंगे कैसे भाई। इसेंट्रिसिटी पता तो चल गया आपको, लेकिन निकालेंगे कैसे। डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि इसेंट्रिसिटी इज समवॉट अ फिक्स्ड रेशियो या कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमें अगर पैराबोला की इक्वेशन या किसी भी चीज की हमें इक्वेशन निकालनी है तो हमको पता था सबसे पहली
फिक्स्ड लाइन, ठीक है। किसी भी कोनिक सेक्शन की बात करें, हम लोग पैराबोला पे नहीं आए हैं। डायरेक्ट्रिक्स इज अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ली थी। फोकस इज नॉट, फोकस इज अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। फोकस हमने एक फिक्स पॉइंट लेंगे अल्फा कॉमा बीटा, मान लिया ये पॉइंट हमारा फोकस है। फोकस मूव करना नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स मूव करना नहीं है, फिक्स्ड होती है। अब पूरे कोनिक सेक्शन पे हम लोग एक मूविंग पॉइंट P लेते हैं h कॉमा k। पूरे कोनिक सेक्शन पे हम लोग एक मूविंग पॉइंट लेंगे h कॉमा k, और इसी मूविंग पॉइंट पे हम लोग कंडीशन लगा के कोनिक सेक्शन की इक्वेशन निकालेंगे। तो आप लोग ये बात एकदम अपनी उंगलियों पे, जस्ट लर्न इट ऑन योर फिंगरटिप्स, इसेंट्रिसिटी इज डिस्टेंस ऑफ दैट फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ दिस फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ये चीज एकदम गार्ड मान लीजिए कि इसेंट्रिसिटी इज कि वो मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से to the ratio of the moving point का distance to the focus to the perpendicular distance of this moving point from the directrix। E हमेशा PS upon PM होगा, आप ऐसे याद कीजिए डायरेक्टली PS upon PM, S is focus, N क्या है point of the directrix, जहाँ से हम लोग मूविंग पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है भैया। इसेंट्रिसिटी हो गया हमारा PS upon PM। अब हमको पता है कि सर्कल के केस में इसेंट्रिसिटी 0 होती है, पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 होती है। तो हम लोग तो अभी पैराबोला ही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिए हम लोग बहुत ही बेसिक सी चीज पढ़ रहे हैं, और यहीं से सबसे पहला डायरेक्ट क्वेश्चन बनके निकलता है कि जब आपको डायरेक्ट्रिक्स दिया रहे, फोकस दिया रहे, यू नीड टू फाइंड, व्हाट यू नीड टू डू इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ये पता चल गया PS अपॉन PM इसेंट्रिसिटी होता है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पे आपको डायग्राम बनाइए, ये है हमारा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स। एक यहाँ पे हमारा फोकस है अल्फा कॉमा बीटा, एक हमारा मूविंग पॉइंट है P h कॉमा k। PS इज मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से, और PM इज मूविंग पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ये, ठीक है। इसेंट्रिसिटी हम लोग पैराबोला ही डेराइव कर रहे हैं। पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 होती है, ये तो याद ही है। PS इज इक्वल्स टू PM हो गया हमारा। PS क्या होता है, PS हम लोग कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया PS। PM आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, डिस्टेंस ऑफ दिस फिक्स्ड पॉइंट, मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस मूविंग पॉइंट फ्रॉम द लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, इट इज AH प्लस BK प्लस C अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो हमारे ही चैनल पे स्ट्रेट लाइन की वीडियो आपके लिए अपलोड की गई है, आप लोग वहां से रेफर कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इक्वेशन निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2abhk प्लस 2achh प्लस 2bkc होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन में देखिए कुछ नहीं रखा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, इज इक्वल टू वन, पूरी चीज है। फिर जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद फाइनली हम लोग h को x से रिप्लेस करेंगे, k को y से रिप्लेस करेंगे। यही करते थे ना लोकस निकालते समय, कि एक मूविंग पॉइंट h कॉमा k लेते थे, और अल्टीमेटली मैथमेटिकल कंडीशन लगाने के बाद h को x से और k को y से रिप्लेस करते थे, ठीक है। यहाँ से अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, यहाँ से आपको, ठीक है, हमें कोफिशिएंट से मतलब भी नहीं है। यहाँ से आपको मिलेगा एक, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा एक x स्क्वायर का टर्म मिलेगा, एक y स्क्वायर का टर्म मिलेगा, देखिए क्योंकि x स्क्वायर यहाँ आना ही आना है, y स्क्वायर आना ही आना है। यहाँ से x आएगा, यहाँ से y आएगा, तो मतलब एक x का टर्म मिलेगा, एक y का टर्म मिलेगा,
ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमको एक्स वाई का टर्म भी मिलेगा, एक्स वाई का टर्म मिलेगा। तो कुल मिला के हमें इतनी चीजें मिलेगी प्लस एक कांस्टेंट भी मिलेगा कहीं ना कहीं से। कहाँ से मिलेगा? ये सी स्क्वायर ही कांस्टेंट है हमारा। तो कुल मिला के हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन आई उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, वाई स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स का टर्म होगा, वाई का टर्म होगा, एक्स वाई का टर्म होगा, अलॉन्ग विद दैट एक कांस्टेंट होगा। अब उसमें से हो सकता है कि आपको जब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दिया जाए, फोकस दिया जाए, तो एक चीज जीरो हो जाए। तो उस बात के लिए आपको ये बता दूं कि अगर पैराबोला होगा तो एक वेरिएबल की पावर डिग्री 2 होगी और दूसरे वेरिएबल की डिग्री 1 होगी पैराबोला के केस में। जैसे अगर आप सर्कल चैप्टर में एक बार सोचिए तो हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों आ रहा था। पैराबोला में अगर एक्स स्क्वायर रहेगा तो वाई की पावर 1 रहेगी और अगर वाई स्क्वायर रहेगा तो एक्स की पावर 1 रहेगी। ये चीज मतलब क्वेश्चन को एग्जाम्पल देख के आप बता सकते हैं कि ये पैराबोला है। अगर एक वेरिएबल की डिग्री 2 है और एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल की डिग्री 1 है तो इट विल डिपिक्ट कि वो जो इक्वेशन दी है वो क्या दी है? पैराबोला दी है। तो पैराबोला के टर्म्स में अभी हम लोग जनरल इक्वेशन निकाल रहे हैं तो कुछ इतनी चीजें आएंगी, मतलब एक 2 डिग्री की इक्वेशन बनेगी जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे कुछ ऐसी। तो इट विल बी द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन, जिसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक जनरल इक्वेशन बनेगी सेकंड डिग्री की ये। अब जी एफ सी क्या है? वो सब हम लोग जो कांस्टेंट्स लेते हैं ना तो सबको समराइज करके एक तरफ से लिख दिया। ये हमारी बन गई एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन। अब एक तरीका ये था कि ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन, दिस इक्वेशन कैन रिप्रेजेंट, ये सर्कल की भी हो सकती है, ये पैराबोला की भी हो सकती है, ये एलिप्स की भी हो सकती है, ये हाइपरबोला की भी हो सकती है। अब यहाँ बात ये आती है कि डिपेंडिंग अपॉन द कोफिशिएंट्स कि a b एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई कांस्टेंट, ये सारी चीजें क्या है अलॉन्ग विद दैट ये भी देखते थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अभी वो हम देखेंगे। तो ये सारे कोफिशिएंट्स के बीच में हम लोगों को क्या पढ़ना रहता है? रिलेशन पढ़ना रहता है। सबसे पहली चीज तो हम लोग इसेंट्रिसिटी के बेसिस पे बता सकते हैं कि वेदर दिस गिवन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग सर्कल पैराबोला या हाइपरबोला, क्या रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी चीज जो हम लोगों ने अभी ट्रिक देखी कि अगर एक वेरिएबल की पावर 2 है दूसरे वेरिएबल की पावर 1 है तो वहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स पैराबोला। लेकिन ये सारे जो कोफिशिएंट्स हमारे पास a, h, b, g, f, c, तो जब भी आपको कोई सेकंड डिग्री की इक्वेशन दिया जाए तो आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लिया जाए, ठीक है, सारे कोफिशिएंट्स की कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लिया जाए। फिर डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन हम लोग यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है याद करना, तो मैं तो इसको अवॉइड नहीं करती हूँ। आप लोग यहाँ से ये निकाल लिया, ठीक है। अगर ये डेल्टा की वैल्यू, ये जो भी डेल्टा है, अगर इफ दिस डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो वो स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो उसके बाद हम लोग दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर a = b है, h = 0 है तो इट रिप्रेजेंट सर्कल। अगर हमारा h स्क्वायर ab के बराबर है तो वहां पर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला। लेस देन ab एलिप्स, ग्रेटर देन ab हाइपरबोला, और फिर उसके बाद एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सेम ही होता है, हाइपरबोला टाइप का ही होता है। वो जब हाइपरबोला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन टास्क है आपके लिए वो ये है कि आप डेल्टा की वैल्यू याद करें। ये तो याद हो जाएगा h स्क्वायर वाला रिलेशन, लेकिन जो मेन काम है वो आपको डेल्टा की वैल्यू याद करना है। अगर डेल्टा की वैल्यू याद हो जाती है तो आपको कोई भी कितनी भी बड़ी सेकंड डिग्री की इक्वेशन दे दी जाए आप लोग डेल्टा निकाल के बता सकते हैं कि वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हो गया हमारा कि हमारे पास अगर एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन है जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन है तो वहां पे आप कोफिशिएंट्स निकाल के a b c g f h इतनी चीजें निकाल के आप बता सकते हैं कि वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है। तो पैराबोला के केस में जो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका वो डायरेक्ट्रिक्स वाला ही है। तो कुल मिला के पैराबोला क्या हो गया? पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, जो हमारा p पॉइंट था उसका लोकस, such that the point moves in a plane such that its distance from a fixed point in the plane, इस पॉइंट का फिक्स पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा प्लेन से इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इन द सेम प्लेन। ये जो PS है, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन अगर एक सेम प्लेन में लिया जाए तो P का इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था इसेंट्रिसिटी वाज व्हाट? PS/PL। हम लोग क्या करेंगे कि पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी को
को 1 ले लेंगे तो पैराबोला विल बी द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन which moves such that its distance from the fixed point in the plane, जिसको हम लोग फोकस बोल रहे हैं, is equal to its distance from the fixed line in the same plane, जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। तो ये हो गई आपकी पैराबोला की डेफिनेशन जो हम लोग डिराइव कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला था कि जब हम लोग डिराइव कर रहे थे तो वहां से PS/PM वाली चीज यूज होगी, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जहां पे हमको क्या दिया है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी है x + y = 4, फोकस दिया है मतलब s दिया है -3,2, हमको निकालना है पैराबोला की इक्वेशन। हम लोग एक मूविंग पॉइंट लेंगे h, k और इसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस बराबर कर देंगे। तो PS बराबर PM हमें करना है। PS हो जाएगा h + 3 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM। PM क्या होगा हमारा h + k - 4 अपॉन में √2 होगा फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम लोगों को मिलेगा h² + 9 + 6h + k² + 4 - 4k इज इक्वल टू h² + k² + 16 प्लस 2hk - 8h - 8k डिवाइडेड बाय 2 होगा। वो a + b + c का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने। इसके बाद इस 2 को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 2h² + 2k², 9 × 4 = 32 × 26 प्लस 12h - 8k is equals to h² plus k² plus 16 plus 2hk minus 8h minus 8k। सारे टर्म्स को हम लोग रीअरेंज करेंगे अगर, तो रीअरेंज करने पे जो इक्वेशन मिलेगी हमको, जो इक्वेशन मिलेगी किसकी, पैराबोला की, क्योंकि हमने सेंट्रिसिटी मान ली है, जो कि h² plus k², ये सब एलिमिनेट हो गया हमारा, माइनस 2hk ये भी हो गया हमारा, माइनस 8h माइनस प्लस 12h, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 20h, माइनस 8k माइनस 8k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। 26 माइनस 16 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब अगर आपको चाहे तो यू कैन क्रॉस चेक, कैसे, वो डेल्टा वाली वैल्यू निकाल के यहाँ से हम लोग पहले कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, इस जो इक्वेशन आई है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और वहां से हमको पता चल जाएगा कि वेदर दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग पैराबोला और नॉट। खैर पैराबोला ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हम लोग इसेंट्रिसिटी को 1 लेके चले। तो ये हो गया आपका बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन सबसे पहले बस हमको क्या करना है, PS इज इक्वल टू PM करके इक्वेशन निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये इजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फोकस एक कोऑर्डिनेट 0 दिया है, डायरेक्ट्रिक्स भी बहुत सिंपल फॉर्म में दी है, तो ये भी आपका होने की चांसेस सेम चीज। ये डायरेक्ट्रिक्स है x + 5 = 0, ये फोकस है हमारा -3, 0, ये पॉइंट है हमारा h, k, इससे हम निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो h + 3 का होल स्क्वायर प्लस k² इज इक्वल्स टू h + 5 अपॉन में √1 होगा। स्क्वायर करना है, ये तो बहुत ही आसान हो गया आपका। h² + k² + 9 + 6h इज इक्वल्स टू h² + 25 + 10h। h² कट जाएगा, k² - 4h इज इक्वल्स टू 16। ये आ गई आपकी पैराबोला की इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन स्कूल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वेरी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और आपके लिए, ये 2 क्वेश्चन, इसको आप लोग फटाफट से नोट डाउन करिए और यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट होता है पैराबोला के केस में बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। अब बात ये आती है कि सर्कल की इक्वेशन बनाने से पहले हमारे दिमाग में था कि सर्कल बनता कैसे है, क्योंकि वो हम लोग पढ़ चुके थे। अभी पैराबोला के केस में आपको क्या पता है कि पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, पैराबोला एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है, 2 वेरिएबल्स होते हैं और क्या पता है उसमें कुछ चीजें होती है, वर्टेक्स होता है, फोकस होता है, डाटा स्पेक्ट्रम होता है, ये सारी चीजें पता
पर हमको ये नहीं पता कि पैराबोला बनता कैसे है। तो ये चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे कि पैराबोला का शेप क्या होता है, अलॉन्ग विद दैट पैराबोला का शेप, वहाँ पे फोकस कहाँ होता है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है, लैटिस स्ट्रक्चर कहाँ होता है। तो ये चीजें हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। होप सो कि आपको पैराबोला का इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। आगे की वीडियो में फटाफट से हम लोग मिलेंगे।